हो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो पिछली वीडियो में हमने मेटलर्जी के स्टेजेस डिस्कस किए थे और अक्रेंस पढ़ ली थी, क्योंकि हमें पता है मेटलर्जी चैप्टर हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हमारा अक्रेंस, फिर है स्टेजेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर है आता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और अलॉयज़। पहले दो पार्ट तो हमने पहले वीडियो में कर लिए डिस्कस। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और अलॉयज़। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर आपके दो प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट का नाम होता है हमारा बेयर्स प्रोसेस और सेकंड है हमारा हॉल एंड हीरोल्ड्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस भी होता है हमारा एक, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यही दो प्रोसेसेस हैं। तो चलो मैं अब वीडियो प्ले कर देता हूँ एक बार पुरानी, उसको देखो और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अलॉयज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब यही है कि किसी और में से हम एल्यूमिनियम निकालें। तो एल्यूमिनियम का जो हमारा ओर होता है, तो वो ओर है जो उसका जो नाम है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और आगे हम लिखेंगे डॉट 2H2O, ठीक है। तो जो बेयर्स प्रोसेस है, इसका जो मेन एम है वो है हमारा वाटर को Al2O3 से अलग करना। तो इस प्रोसेस को हम अचीव करने के लिए जो करेंगे वही है हमारा बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस को स्टार्ट करने से हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो ये बॉक्साइड है सारा, इस बॉक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से और उसको हम लेंगे कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो भी कंसनट्रेटेड, ठीक है, कंसनट्रेटेड लेंगे। और अब इसको हम रिएक्शन जब हमने की तो हमें क्या मिला, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब हम इसको बॉक्साइड से रिएक्ट करेंगे, और वो भी हम रिएक्ट इसको ऐसे नहीं करेंगे, हाँ इसकी कंडीशंस हैं, इसको रिएक्ट करेंगे हम 140 डिग्री सेल्सियस पे 2 to 8 आवर्स के लिए। इसको हम कुछ इस तरह से जब रिएक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हमें मिलेगा 3H2O, वाटर के हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो मिला है वो क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें से हटाकर जो भी बचा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान से इसको देखना, तो जो हमें बचा वो है 2NaAlO2। तो इसको हम कुछ और भी कहते हैं, जिसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये है सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं कि इसका नाम बताइए। अब इससे हमने ये किया है, अब इससे क्या है, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से हैं कि जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमने क्यों यूज़ किया, इसको यूज़ करने का कारण क्या था। तो ये कारण इसका सिंपल सा यही है कि पहला तो इसका ये है कि जो इम्प्योरिटी होती हैं बॉक्साइड में, जैसे कि आयरन हो गया, टिन हो गया, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके साथ ये डिज़ोल्व नहीं होता और एल्यूमिनियम के साथ ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सॉल्वेंट इन नेचर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्वेंट इन नेचर। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज़ किया गया है, इसको यूज़ करने का कारण क्या है, तो अब हमें ये तो हमें मिल गया और इसको हम लिखेंगे आगे। अब क्या लिखेंगे हम, NaAlO2, ठीक है, हमें ये था जो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी डाइल्यूशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसको अब रिएक्ट करने वाले हैं वाटर के साथ, ठीक है। जब इसमें हमने थोड़ा पानी ऐड किया तो अब हमें क्या मिला, चलिए अब वो भी लिख लेते हैं। अब इसको ऐसे तो हमने डायरेक्ट तो पानी नहीं डाला, कुछ टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया होगा, तो वो जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या किया, डाइल्यूशन। तो प्रोसेस का नाम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो डाइल्यूशन की हमने इसकी, और डाइल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिला, जो हम आगे यूज़ करेंगे वो है NaOH। अरे NaOH है जो, वो हमें फिर से मिल गया। अब जो ये NaOH है इसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा सेकंड स्टेप में जो NaOH बना है, ये क्या है, हमारा रीयूजेबल है। और ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेयर्स प्रोसेस में सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो अब हमें और साथ में एक और चीज़ मिली जो हम थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे हमारे, और वो क्या चीज़ थी, वो थी AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जो नीचे कलेक्ट हो गई, ठीक है। और मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये चीज़ है हमारी, ये क्या है हमारी, ये बन गई हमारी PPT, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हमें ये मिल गई। अब जो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप था उसमें हमने क्या किया, जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, तो हमने इसको जला दिया। हमने इसको क्या किया, इग्नाइट कर दिया, जला दिया। वो भी कितने टेम्परेचर पर, 1000 डिग्री सेल्सियस पर।
इसके 1000 डिग्री पर बर्न करने पर क्या मिला हमें, ये फूक गया, ठीक है, आग लग गई इसका, और हमें मिल गया हमारा Al2O3 प्लस क्या इसमें से हुआ अलग, H2O, हमें वाटर अलग मिल गया। और जो हमें ये चीज़ मिली इसको हम कह सकते हैं एल्यूमिना। तो जो चीज़ हमें बेसिकली चाहिए थी वो हमें मिल गई है, Al2O3, एल्यूमिना हमें मिल गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें अपना मिल गया। अब इससे हम आगे जो करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस में। ओके, हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस, तो आपको जैसे पता ही है कि हमने बेयर्स प्रोसेस में एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट कर लिया था बॉक्साइट से। तो अब इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसकी हम, और इसमें से हम जो हमारा एल्यूमिना है, एल्यूमिना का फार्मूला Al2O3 है, तो इसमें से हम क्या निकालने वाले हैं, जो हम निकालेंगे वो होगा एल्यूमिनियम। इसको हमें निकालना था और ये था मेन एम हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस का, क्योंकि हम इसको निकाल सकते थे इलेक्ट्रोलाइसिस से ही, कि इलेक्ट्रिसिटी पास करो और एल्यूमिनियम को अलग कर लो, ऑक्सीजन को अलग कर लो। लेकिन जो इसमें दिक्कत आ रही थी कि वो थी कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था एल्यूमिनियम के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्टेबल ऑक्साइड था। दिक्कत यही थी कि एक तो ये स्टेबल ऑक्साइड था, एक था ये रिएक्टिव मेटल था, और ऑक्सीजन के साथ इसका बहुत ही ताकतवर जो बॉन्ड था वो था। और फिर एक जो बड़ी दिक्कत और थी इसमें, जो दिक्कत थी वो ये थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था। ये इलेक्ट्रिसिटी का एल्यूमिना है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था, तो अब इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी नहीं कर पा रहे थे। और तो और बात ये थी, अगर हम इसको गर्म भी करें तो गर्म करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए था 2050 डिग्री सेल्सियस का। और बात ये थी कि जैसे ही हम 2050 डिग्री पर लेके आते थे इसको, तो जो हमारा एल्यूमिना था वो वेपराइज हो जाता था, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी दिक्कत थी जो वो आ रही थी। तभी एक साइंटिस्ट थे हॉल और एक साइंटिस्ट थे हेरोल्ड, दोनों ने एक प्रोसेस बनाया और उस प्रोसेस का नाम हो गया हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस। और उस प्रोसेस को हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, जिससे हमने जो हमारा एल्यूमिनियम था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वो हमने कैसे किया, तो चलिए वो समझते हैं। हमने क्या किया, हमने Al2O3 में क्या कहा उन्होंने, हॉल एंड हेरोल्ड ने, उन्होंने कहा एक चीज़ होती है क्रायोलाइट नाम की, क्रायोलाइट नाम की एक चीज़ होती है, उसको ऐड करो। और हम ऐड करेंगे फ्लोरोस्फर को, फ्लोरोस्फर को ऐड किया, वो भी 1:3:1 के रेशियो में उन्होंने ऐड किया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो हमारा पहली बात तो जो क्रायोलाइट था हमारा, ठीक है, जो क्रायोलाइट था ना, ये क्रायोलाइट इसने क्या किया, एक तो जो इसका 2050 डिग्री का जो टेम्परेचर जो इसे चाहिए था उसको इसने कम करके कर दिया 950 डिग्री सेल्सियस ओनली। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि मेल्टिंग पॉइंट था जो हमारा वो लो हो गया। यानी क्रायोलाइट का फंक्शन है कि इट लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। और जो फ्लोरोस्फर का फंक्शन था, फ्लोरोस्फर का जो फंक्शन है वो था कि इट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, यानी कि जो इन दोनों को मिक्स करने का काम था वो फ्लोरोस्फर कर रहा था। और जो दूसरा फंक्शन था इन दोनों का ही, वो था कि जो इनकी जो ये हमें पता ही है कि एल्यूमिना बैड कंडक्टर था, उसको कंडक्टर बना दिया। अच्छा, इन्होंने जो इसकी कंडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ कर दी, यानी कि इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। तो इतना करने के बाद अब ये साफ़ था कि हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो समझने के लिए आपको इनके पहले तो फार्मूलाज पता होने चाहिए। देखो, एल्यूमिना का जो फार्मूला है वो है Al2O3, ठीक है, ये तो आपको पता है। क्रायोलाइट का जो हमारा फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि Na3Alf6, ये आपको याद करना होगा अच्छे से। और जो हमारा आखिर में हमारा जो है फ्लोरोस्फर है, जो इसका फार्मूला है वो है CaF2, छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मैंने इसका एक नोट भी बनाया हुआ है अच्छा सा, तो चलिए हम इस नोट की मदद से पढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दे दूँगा। तो हुआ क्या, इन तीनों को किया हमने रिएक्ट, ये इनके फंक्शंस हैं। इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से हमने इनको रखा 1:3:1 के रेशियो में। जो हमारा सेल था, जो हमारी डायग्राम थी, वो कुछ इस तरह से की डायग्राम हमारी बन गई। इस डायग्राम में अब है क्या, हमने बेसिकली एक वेसल लिया, एक हमने वेसल के साथ एक टैप जॉइन की, टैप के नीचे हमने एक रखा एक और छोटा सा वेसल कंटेनर। तो स्लोप बना दी हमने, यहाँ पर स्लोपिंग बॉटम हम इसको कहते हैं। और जो इसके एज, ये हमारा इसका जो सरफेस था उस पर और साइडों में हमने लगा दिया कार्बन लाइनिंग हमने कर दी ताकि अच्छे से इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके। और जो इसकी कार्बन लाइनिंग थी वो हमने कनेक्ट कर दी नेगेटिव के साथ, कैथोड के साथ। और ऊपर से हमने एक और स्टैंड रख कर उसको एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया। और साथ ही में इसके साथ कार्बन के जो हमारे पीसीस थे वो रख दिए। पॉजिटिव था
एनोड, तो हमने उसके साथ क्या किया, कार्बन को अटैच कर दिया। तो अब हमने क्या किया, जो जैसे हमने इन तीनों का मिक्सचर इसके अंदर डाला और तो ना और हीट किया, तो ये ना क्या हो रहा था, हीट लॉस हो रही थी, दिक्कत फिर बढ़ गई। फिर क्या हुआ, जो हॉल एंड हीरोल्ड थे उन्होंने एक और चीज़ निकाली कि उन्होंने कहा कि पाउडर्ड कोक होता है जो, वो इसके ऊपर डाल दो ताकि ये उड़ ना सके, ख़राब ना हो सके। तो फिर क्या हुआ, पाउडर कोक था जो, इसके क्या फंक्शंस थे, पहला इसका फंक्शन ये था कि जो ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहा था जो कन्वेक्शन या रेडिएशन के कारण हो रही थी, और दूसरा ये एनोड है जो वो बर्न हो जाता था। वो क्यों होता था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बर्निंग प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ एनोड, ये भी इसका फंक्शन है, आपको ये भी याद कर लेना है। तो हमने जैसे इसको हीट किया तो ये हुआ क्या, चलिए अब वो समझ लेते हैं। तो अब हुआ क्या, वो कुछ इस तरह से हुआ, जो कैथोड है हमारा नेगेटिव, तो वहाँ पर जैसे ही हमने बर्न किया तो एल्यूमिनियम था जो, वो जाके कैथोड की तरफ चिपक गया इसकी सारे बॉटम पर, और वो हमारा जो Al3 पॉजिटिव था उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए ऐड, और ये बन गया एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में हमें एल्यूमिनियम मिल गया, और स्लोपिंग बॉटम की वजह से वो सीधा गिरता गिरता वेसल में इकट्ठा हो गया और हमें अपना एल्यूमिनियम मिल गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बहुत कुछ और भी हुआ। तो वो क्या हुआ, चलिए वो पढ़ लेते हैं। तो अब जो हुआ वो ये था कि जो एनोड था हमारा, ये भी कनेक्ट किया, इसका काम ये था कि जो ऑक्सीजन था हमारा Al2O3 में जो हमारा ऑक्सीजन बचा था, वो ऑक्सीजन O2 माइनस O2 नेगेटिव था, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए ऐड, वो ऑक्सीजन बन गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो गया। और ऑक्सीजन आपको पता है जैसे कि अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ करके इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, और इसके साथ जाके वो रिएक्ट हो गया। जो ये कार्बन था हमें पता ही है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया रिएक्ट, और ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी, और ये गैस थी इसलिए ये एटमॉस्फेयर में जा रही थी। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, प्रिवेंट बर्निंग ऑफ एनोड। और इसलिए हमें एनोड है जो कार्बन का बना हुआ है, चेंज करते रहना होता है टाइम टू टाइम, ताकि जो एनोड है वो कार्बन से ख़त्म ना हो जाए और इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम एनोड को भी चेंज करते रहते हैं। तो ये था हमारा हॉल एंड हीरोल्ड्स प्रोसेस, और उसके बाद जो हमारा बचा वो है हुक्स प्रोसेस, जो कि इस बार सिलेबस से कट हो गया है। तो बेसिकली हमारा जो मेटलर्जी का एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप गाइज आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है क्या, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे निकाला, आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब अलॉयज़ डिस्कस करेंगे। पहले तो अलॉयज़ होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कभी भी हम अगर दो मेटल्स को जोड़कर कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो आप, जैसे हम आयरन वगैरह को जोड़कर हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं अलॉयज़ के, तो वो पता होना चाहिए आपको क्या होता है। दो मेटल्स को कंबाइन कर कर बनाते हैं हम अलॉयज़ को। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स आ जाती हैं आपकी इसी में। जैसे सबसे पहली टर्म है हमारी फ्यूजिबल अलॉयज़। अब फ्यूजिबल अलॉयज़ क्या होते हैं, चलिए अब वो भी आपको बता देते हैं। वो एक रेंज होती है यार, देखो कैसे बताऊँ, हाँ तो देखो यार, एक रेंज होती है 51 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस। अब ये एक ऐसी रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज कह सकते हो आप इसको अलॉयज़ के स्टडी में। क्यों, क्योंकि इस रेंज के बीच में अगर कोई अलॉय मेल्ट हो रहा है उसे हम फ्यूजिबल अलॉयज़ कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि अलॉयज़ मेल्टिंग इन द रेंज ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस, उनको हम फ्यूजिबल अलॉयज़ कहते हैं। इसका आपको पता चल गया, ठीक है, फ्यूजिबल अलॉयज़ के बारे में। अब एक वर्ड आता है हमारा अमेलगम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब अलॉयज़ हैं तो इसमें कुछ टर्म्स हैं यार। अब अमेलगम हमारा क्या होता है, मरकरी का आपको पता है यार, देखो ठीक है, मरकरी से आप सब वाकिफ़ हो क्या होती है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पढ़ा था यार थोड़ा सा, ठीक है। मरकरी यानी कि आपको ये पता है कि एक मेटल है। अब आप क्या कह सकते हो कि मरकरी के अलॉय को, मरकरी है इसका हमारा एक अलॉय होता है, ठीक है, उस अलॉय को ही अमेलगम कहते हैं, ठीक है। आसान चल रहा है अभी तक तो, देखो कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है डेंटल अमेलगम। अब डेंटल अमेलगम देखो यार, डेंटल से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को भी। तो डेंटल अमेलगम हमारा सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ये होता क्या है, मिक्सचर ऑफ Hg एंड सिल्वर टिन इज कॉल्ड डेंटल अमेलगम। तो 3 पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। 4th पॉइंट यार, ये देखो फर्स्ट है हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अभी तक सब आसान है, ठीक है। डेंटल अमेलगम कुछ नहीं है, बस मिक्सचर है किसका, मरकरी का और सिल्वर टिन अलॉय का, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, देखो ठीक है, पहले कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे के लिख ही देता हूँ पहले। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा मरकरी की स्टोरेज से रिलेटेड। देखो यार, हमने पढ़ा है कि मरकरी के अलॉय को अमेलगम कहते हैं। पहले तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर करनी होगी। अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स हैं, एक तो मरकरी है और साथ में भी तो कोई मेटल होगा, तभी तो उसका अलॉय बना है, ठीक है। उसी अलॉय को अमेलगम कह रहे हैं हम। तो इसमें यार देखो, मरकरी का अलॉय बनता है तो दो मेटल्स बन रहे हैं, यानी कि मरकरी के साथ भी कोई मेटल है हमारा। लेकिन हम ये श्योरिटी दे सकते हैं अब कि मरकरी के साथ में जो हमारा अलॉय होगा वो आयरन नहीं होगा, क्योंकि आयरन अलॉय नहीं बनाता मरकरी के साथ। यार वही फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि मरकरी डज नॉट फॉर्म एन अमेलगम विद आयरन, ठीक है। आयरन के साथ वो अमेलगम नहीं बना रहा, अपना कोई रिएक्ट नहीं हो रहा वो, इसलिए हम मरकरी को आयरन की बॉटल्स में स्टोर करते हैं। प्लास्टिक वगैरह से वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम नहीं करते उसमें। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मरकरी इज़ कॉमनली स्टोर्ड इन आयरन बॉटल्स बस। क्यों? क्योंकि वो अमेलगम नहीं बनाता आयरन के साथ मरकरी हमारा, ठीक है। तो बस यही थे पॉइंट्स। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें शुरू करेंगे, साथ में बस एक छोटा सा पॉइंट अब एक और लिख लो, सोडियम अमेलगम के बारे में यार, क्योंकि सोडियम अमेलगम भी उतना ही ज़रूरी है डिस्कस करना अगर हम कर ही रहे हैं अमेलगम वगैरह। तो यार देखो, सोडियम अमेलगम हमारा क्या होता है, इसका आप क्या कह सकते हो, एक तरह से पॉइंट लिख रहे हैं हम कि ये होता है लिक्विड अलॉय। देखो लिक्विड अलॉय, आपको पता है कि मरकरी हमारा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एक ऐसा एलिमेंट है, या फिर कह सकते हैं ये ऐसा मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये है लिक्विड अलॉय एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ही, यानी कि वही हमारा 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर अगर कोई अलॉय है और वो लिक्विड में फॉर्म में है हमारा, तो वो सोडियम अमेलगम है। बस ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे मेन। पहली चीज़ होगी हमारी पर्पस, किस चीज़ का? पर्पस फॉर मेकिंग अलॉयज़, हम अलॉयज़ क्यों बनाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा होगा रीजंस, सेम ही तो चीज़ है, नहीं अलग है, बताऊंगा कैसे। तो रीजंस फॉर अलॉइंग, हम अलॉइंग करते क्यों हैं, वो इससे रिलेट होगी, लेकिन अलग चीज़ें यार दोनों, ठीक है। और आखिरी में हम पढ़ेंगे कुछ मेथड्स फॉर मेकिंग अलॉयज़। अब देखो यार, पर्पस में यहीं में आ जाएगा, देखो इतना दिक्कत नहीं लेनी हमने, ठीक है। तो पर्पस में हमारे पास क्या है यार, देखो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है हमारा। देखो अलॉय होता है जो, जैसे हमने कह रहे हैं हम आयरन है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि जैसे हमारा आयरन है, उसका अलॉय हम कह सकते हैं कि है स्टेनलेस स्टील। हमारी जो स्टेनलेस स्टील, आपने नाम सुना ही होगा इस चीज़ का, ठीक है, तो वो आयरन से ही बनती है हमारी। अब ये हमने अलॉय बना लिया, अब उसका फ़ायदा क्या है? एक तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, पहली बात। तो पर्पस में आप लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। और यही चीज़ हमारे रीजंस में भी आएगी, कैसे आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ आयरन इज़ इंक्रीज बाय मेकिंग स्टील। प्रॉपर्टीज़ चेंज करके उसकी पावर बढ़ा रहे हैं ना। तो पर्पस हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इट चेंजेस, क्या चेंज कर रहा है? प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इट चेंजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। मेजर मतलब कौन सा? जिससे हम बना रहे हैं अलॉय। हमारा मेन जो है आयरन था उस केस में, तो वही चीज़ है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। चेंजेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज में वही आ गया, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ आयरन को हम कैसे बढ़ाते हैं? स्टेनलेस स्टील से, स्टेनलेस कह लो यार, देखो बाय मेकिंग स्टील कह सकते हो आप, ठीक है। ब्रास हो गया हमारा, देखो यार कॉपर को और जिंक को, ये दो कुछ एग्जांपल होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। कॉपर और जिंक से हमें क्या मिलता है? हमारा ब्रास। ब्रास एक अलॉय है, कॉपर और जिंक से बनता है। तो हमें ये पता है कि कॉपर और जिंक इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन जब इनको मिक्स कर देंगे तो हमें जो ब्रास का अलॉय मिलता है, ब्रास का स्ट्रॉन्ग होता है अलॉय, तो हम कह सकते हैं कि इट्स मोर स्ट्रॉन्गर। यहाँ से हमारा एक और पॉइंट निकल गया, स्ट्रॉन्ग है हमारा। एल्यूमिनियम का जो ब्रॉन्ज है वो एक गोल्ड की तरह लगता है। अगर देखो यार, गोल्ड है, हर कोई तो ले नहीं सकता गोल्ड, ठीक है।
महंगाई का ज़माना है यार, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड की जैसे दिखने वाला क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज एक तरह का अलॉय है जो बिल्कुल हूबहू गोल्ड की जैसा दिखता है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक पर्पस हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट चीज़ है हमारी, देखो कार्बोलॉय, कार्बोलॉय, ठीक है, कार्बोलॉय। ये किस चीज़ का है, टंगस्टन का और कार्बन का और कोबाल्ट, इन दो तीनों से मिलकर हमारा अलॉय बनता है कार्बोलॉय। और ये डायमंड जितना हार्ड होता है यार, इज एज हार्ड एज डायमंड। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, कार्बोलॉय के बारे में पढ़ा, हार्डनेस। यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे कि ये हार्डनेस को भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो यार देखो हार्डनेस का पॉइंट पढ़ा हमने, यहाँ पर एक अपीयरेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हमने, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्गर है, तो ये चीज़ें सभी पर्पज़ में आ जाती हैं। वहीं पर इसका रीज़न क्या है, यही इनके रीज़न आएंगे कि टू मॉडिफाई हमारा अपीयरेंस हो गया, यहाँ पर गोल्ड वाले में आप ऐसे लिख सकते हो टू मॉडिफाई अपीयरेंस और कलर, ठीक है। टू लोअर, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, कम कर देता है। रीज़न ये अलॉय का ये है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं हमारे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है यार, उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको अगर अलॉय बना दें, ठीक है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, आसानी से मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉइंट आ गया। टू इंक्रीज़ हार्डनेस वगैरह यहाँ पर हमने पॉइंट पढ़ ही लिया ये, ठीक है, हार्डनेस का। टू इंक्रीज़ हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही होगी बात, ठीक है। और रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, यार देखो इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट है, रेजिस्टेंस बढ़ा देता है ये टू इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाते हैं आपको। तो देखो यार बढ़ा देता है इसको भी। तो यार देखो अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कुछ मेटल्स गर्म हो जाते हैं या फिर ब्लास्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका अलॉय बना दें कुछ केसेस में, ठीक है, तो वो उनकी रेजिस्टेंस है, जो ऑब्स्टेकल कहते हैं जिसको, रेजिस्टेंस वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी से, वो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी होल्ड कर सकता है। तो वही हमारा रीज़न ये भी हो गया, ठीक है। 4 रीज़न पढ़ लिए, 4 पर्पस पढ़ लिए। मेथड्स में आ जाते हैं हम जल्दी से। देखो मेथड्स में हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसके बाद आपको टेबल दिखाया जाएगा एक। तो देखो यार हमने कल काफ़ी पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो क्या कर रहे हो यार, ये डायग्राम बना के दिखाई थी मेथड करने से पहले, मैंने आपको बता दिया। वैसे ये एक शॉर्ट चीज़ थी, यहीं पे कर लेते हैं, कहाँ करेंगे टाइम। देखो मेथड्स फॉर मेकिंग अलॉयज़ कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, मेथड्स पढ़ रहे हैं हम बेसिकली ऑफ मेकिंग अलॉयज़। तो पहला मेथड है हमारा बाय फ्यूजिंग मेटल्स टुगेदर। अब यहाँ पर 2 मेथड लिख दिए हैं, 2 ही मेथड हैं, तो उनमें से फर्स्ट है बाय फ्यूजिंग मेटल्स टुगेदर। ये मेथड हमारा क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि हम कह सकते हैं जिंक लिया हमने और कॉपर लिया, ये 2 मेटल्स लिए, इनको फ्यूज़ कर दिया हमने या कहें मेल्ट कर दिया एक साथ में, तो ये दोनों मिक्स होकर हमें क्या मिला है, इससे हमें मिला ब्रास। ये भी एक अलॉय ही है हमारा, ठीक है। ये ब्रास क्या है, हमारा अलॉय है किस चीज़ का, जिंक और कॉपर का। तो यही है फ्यूज़ करना, कि उन दोनों को मिलाकर मेल्ट कर दिया एक तरह से, और हमें क्या मिल गया, हमारा ब्रास। यही इसकी एग्जांपल है कि बाय फ्यूजिंग मेटल्स टुगेदर। 2 मेटल्स टुगेदर कह सकते हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाय फ्यूजिंग मेटल्स टुगेदर हम, ये हमारा फर्स्ट है। सेकेंड है बाय कंप्रेसिंग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। अब देखो यार बहुत छोटे छोटे मेटल्स के पीसीस लिए, अलग अलग मेटल्स के, ठीक है। ये मान लो एक मेटल है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इनको हमने कंप्रेस कर दिया एक मशीन में डालकर। यहाँ से भी मान लो एक मशीन, ये बेसिक बता रहा हूँ बस आपको, यहाँ से मशीन ली, इनको क्रश कर दिया, फिर कहीं इसको इस तरह से हमने लगाया ज़ोर, ये यहाँ से मिल गया, मिक्स हो गया। फिर जब हमने इसको अलग किया तो हमें एक बस स्ट्रिप टाइप मिल गई, इसके अंदर सब मिक्स था, ठीक है, कहीं ये मिक्स चीज़ें हैं। तो ये भी हमें एक अलॉय मिल गया, बस यही है इसमें। वो कैसे होता है देखो यार, जैसे हम कह सकते हैं हमने एक लेड लिया, ठीक है, लेड लिया, टिन लिया, और साथ में कैडमियम पाउडर होता है एक हमारा, वो लिया, साथ में एक बिस्मिथ होता है हमारा, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ यार, वो समझने आएगा कहीं होगा, बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ लिया, लेड ली, टिन ली, कैडमियम लिया। इन तीनों को जब हम चारों को मिक्स करेंगे तो हमें मिलता है हमारा फ्यूजिबल वुड मेटल, हमें मिल जाता है इन चारों को करने से। ये किस तरह से मिलता है हमें, बाय कंप्रेसिंग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। बस यही थे कुछ मेथड्स। तो यार आगे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, अलॉयज़ का ही है। तो कॉमन अलॉयज़, उनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और यूज दिए हुए हैं हमें सब, तो हमें पढ़ने हैं। ये 4 हैं टोटल, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक एंड कॉपर है, और फिर लेड आ जाता है हमारा। टिके हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो मार्क कर लो यार तो अपने आप भी। तो देखो यार, क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट?
बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। सबसे पहले हमारे पास एल्यूमिनियम का जाता है, वो है हमारा ड्यूरालुमिन। तो ये हमारा लोहे का नाम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। प्रॉपर्टी सारी नहीं करनी, बस यहाँ तक ही हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। पहली बात तो ये रही, मार्क कर देते हैं पेंसिल के साथ ही। तो यहाँ से डक्टाइल्स तक इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। और उसके बाद यूज्ड फॉर मेकिंग, तो इसकी यूजेस दी हुई हैं हमें, जैसे बॉडीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया, बसेस होगी, ट्यूब ट्रेन्स होगी, लाइट टूल्स होगी, प्रेशर कुकर वगैरह, ये हमें 3 दे रखी हैं इसके बाद, ठीक है। ये तो एल्यूमिनियम का हो गया। फिर आयरन का हम स्टेनलेस स्टील पढ़ ही रहे हैं कब से, तो वही है इसमें स्टेनलेस स्टील। तो उसकी कंपोजिशन वगैरह नहीं पढ़नी, तो ठीक है, तो कंपोजिशन इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ यूजेस आपसे पूछ सकते हैं। यूजेस तो यार देखो, वही है हमारे किचन वेयर का सामान ही है सारा बेसिकली, ठीक है। ऑर्नामेंटल पीसीज भी हो गए साथ में, कटलरी वगैरह यूटेंसिल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर अल्कलीज तक दे रखी हैं, देखो, रेजिस्ट कोरोजन, लस्ट्रस, हार्ड रेजिस्टेंट टू एसिड्स एंड अल्कलीज वगैरह, ठीक है। तो यानी कि एसिड्स और अल्कलीज के रेजिस्टेंस है, मतलब उनसे ख़राब नहीं होती ये चीज़ स्टेनलेस स्टील। तो ये सब दिया हुआ है हमें। फिर जिंक एंड कॉपर के ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होगी। कॉपर और जिंक से बन रहा है, कॉपर जिंक और टिन के साथ ब्रॉन्ज बन रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मिलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ये कैन बी ईजिली कास्ट, आसानी से बन जाते हैं क्रोजन से। और येलो सिल्वरी इन कलर, इन सब से यानी कि रेजिस्टेंट होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। और येलो सिल्वरी का मतलब ये है यानी कि ऑर्नामेंट्स कह सकते हो आप, इनसे बना सकते हैं, ठीक है। यूजेस में आप पढ़ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, डेकोरेटिव हार्डवेयर ये इसी में आ गया, कलर से रिलेटेड होगी। यूटेंसिल्स वगैरह तो यहाँ पर अकेला यूटेंसिल्स लिख दोगे वो भी हमारा चल जाएगा। फिर स्क्रूज एंड हैंडल्स, कार्ट्रिज वगैरह, ठीक है, ये सारे इसी में आ जाते हैं। और ब्रॉन्ज के अंदर मेटल्स जो भी होते हैं, हमारे मेडल्स मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर, चाहे गोल्ड का हो सिल्वर का, वो ब्रॉन्ज से ही बना होता है। और हार्ड एंड ईजिली कास्ट, वही ऊपर वाली चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं। फाइनली हमारे पास लेड है, इसका हमें सोल्डर और फ्यूज़ मेटल हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर लेड और टिन की 50-50% है। लो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। ये सब दिया हुआ है हमारे प्रॉपर्टीज़ में। और फाइनली इसके यूजेस देखो यार, सोल्डर है तो सोल्डरिंग पर्पसेस के लिए हो गया, फ्यूज़ मेटल है तो फ्यूज़ प्रिंटिंग ब्लॉक्स के लिए हो गया, ठीक है। इन्हीं से बन गया हमारा अलॉयज़ के नाम से ही, ठीक है। एलिमेंट मेटल के अलॉयज़ के नाम से ही हमें यूजेस पता चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आसानी है, इतना मुश्किल नहीं है हमारा ये। तो इसी के साथ अलॉयज़ भी खत्म हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आपने देख लिया। अगर फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो स्टेजेस भी आके बहुत आसानी से विद ड्राइंग आपको पता चल गए होंगे। इनकी ड्राइंग करनी भी सिखा रखी है वैसे, ठीक है। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की। तो उसके एक बार नोट्स आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने बना रखे हैं। तो यार कुछ इस तरह से के नोट्स होंगे उसके, आई नो दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कि अच्छी सी डायग्राम्स वगैरह सब कुछ बना के तैयार है आपके लिए यार सारा। बस आपको अगली वीडियो में आना है और ये सब नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। देखो, फाउंटेन प्रोसेस वगैरह, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे यार, टेंशन नहीं लेनी। सब केमिस्ट्री का सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे